डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आपका हार्दिक आभार व अभिनंदन करता हूं। आज हम जो भौतिक विज्ञान के टॉपिकों की सीरीज में आगे बढ़े हुए हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ मीन इलेक्ट्रोमोटिव सेल, ईएमएफ में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तीनों चीजें जिस चीज के लिए हम पढ़ेंगे वो है सेल। मैं थोड़ा सा आपको सेल के बारे में बताना चाहूंगा, फिर हमारे इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। सेल एक्चुअल में है, सेल किसको कहेंगे, क्या इसका सिंबल होगा, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सेल एक्चुअल में क्या है कि एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी convert into electrical यानी cell is the device that convert electrical energy into chemical energy into electrical energy। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। क्या काम करेगा ये सेल? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू electrical energy. It is the device that used to convert chemical energy into electrical energy is called cell. Cell of two type, बेसिकली ये दो टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन रिवर्स इसका पॉसिबल नहीं है। जबकि सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं? जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल सी भाषा में ऐसे समझ लीजिए कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो प्राइमरी सेल कौन से होते हैं कि प्राइमरी सेल आर दो सेल दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट these are not chargeable, these are only use and throw। we use these cell when they discharge, then we can throw these। but secondary cell are those cell which convert chemical energy into electrical energy and also electrical energy into chemical energy with the help of external source। mean these are chargeable। जब ये एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो इनको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं? रिचार्ज कर सकते हैं। वो आपके सेकेंडरी सेल होंगे। अब फिजिक्स की भाषा में देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम, जो हमारा टॉपिक भी है। जो प्राइमरी सेल होते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेल। ये बात आप ध्यान रखें। सिंबल क्या यूज करेंगे हम इसका? सिंबल जब भी आपको सेल मिले उसके लिए सिंबल यूज करेंगे, एक लार्ज और एक स्मॉल लाइन। ये लार्ज लाइन है हाई पोटेंशियल की होती है और ये स्मॉल पोटेंशियल की होती है। ये आप सैंपल यूज करेंगे, इस तरह का आप सैंपल यूज करेंगे जिसमें दो लाइनें लगाएं। अगर दोनों लाइनें बराबर हो जाए वो कैपेसिटर होगा, और एक लाइन बड़ी है और एक छोटी है। जो छोटी लाइन है, स्मॉल लाइन रिप्रेजेंट द लो पोटेंशियल साइड एंड हाई लार्ज लाइन रिप्रेजेंट द हाई पोटेंशियल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर हम सेल का कॉम्बिनेशन कर दें, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कॉल्ड बैटरी। इसको हम क्या कहेंगे? बैटरी। पूछ ले आपसे कि बैटरी क्या होती है, तो बैटरी का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बहुत सारे सेल को हम अगर एक साथ मिला दें तो वो आपकी क्या बन जाएगी? बैटरी बन जाएगी। सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें आप, कि जो सेल होते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट डलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये आप समझ लीजिए। इनको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ये क्या होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन, एक्यू सॉल्यूशन। जिससे क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि कोई भी सॉल्यूशन लेंगे उसमें पानी मिला देंगे हम। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl,
NaCl है जो, इसमें प्लस पानी मिला दिया जाए हल्का सा, तो इसमें आयन बनेंगे Na+Cl नेगेटिव। ये इलेक्ट्रोलाइट। H2SO4, हम H2SO4 ले सकते हैं, H2SO4, H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये भी हम एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये aqueous सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात पढ़ ले हम। सबसे पहली चीज है कि चार्ज कैरियर कौन होंगे, चार्ज कैरियर्स। जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज करें तो उसमें चार्ज कैरियर ध्यान रखना। चार्ज कैरियर कौन है, आयंस। तो यहां मैं लिख दूंगा चार्ज कैरियर कौन होंगे, आयंस। वो आयंस में आपके पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। ये जो आयंस हैं ये आपके क्या करेंगे, ये मोमेंट करते हैं, ये मोमेंट करेंगे, मोमेंट। और जब ये मोमेंट करेंगे किसके बीच में, सॉल्यूशन में करेंगे बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। तो ये दो दो चीजें हम डालते हैं सेल के लिए, तो जो सेल है इसमें एक शब्द यूज होगा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड भी दो टाइप की होती हैं आपकी, एक एनोड और एक कैथोड। एक का नाम मैंने रख दिया एनोड और एक का नाम रख दिया कैथोड। कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज होती है और एनोड होती है वो पॉजिटिव चार्ज होती है। ये दो रोड होती है आपकी, एक पॉजिटिवली चार्ज रोड, एक नेगेटिवली चार्ज रोड। ये दो, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर 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 में कैसे लिखेंगे हम स्ट्रक्चर, ये हमने कंटेनर लिया, ये ऐसे कंटेनर, इसमें दो रोड होंगी आपकी, एक ये रोड है, दो रोड होंगी, एक रोड आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक आपकी नेगेटिवली। ये पॉजिटिवली है ये नेगेटिवली, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कैथोड। और ये आपकी कौन सी रोड होगी, एनोड। और जो ये बीच का पार्ट है आपके यहाँ पर सॉल्यूशन डाल दिया जाता है, ये सॉल्यूशन होगा इसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे इस सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट। और जो ये रोड है दोनों की दोनों, ये और ये दोनों रोड है, ये होंगी इलेक्ट्रोड, इनको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। अब क्या होगा, ये जो आयन है, ये दोनों आयन, ये मोमेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड के इन बिटवीन में मोमेंट करते हैं। ये आपको थोड़ा सा मैंने सेल के बारे में बताया है कि सेल क्या है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिंबल क्या है, बैटरी और सेल में डिफरेंस क्या है, कितने टाइप के हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ। ये थोड़ी सी हमने इसके लिए भूमिका बताई है, थोड़ा सा आपके माइंड में सेट हो जाए कि हम सेल को किस तरीके से पढ़ रहे हैं, सेल है क्या एक्चुअल में, सेल में क्या मटेरियल डलता है, इलेक्ट्रोड कौन सी होती है, चार्ज कैरियर क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी ये। अब हमने सेल की स्ट्रक्चर ये बनाई है कि एक कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर, here two electrode put here, this is first electrode and this is second electrode. One electrode have the positive polarity, this is positive and this is negative. So this is anode A or this is cathode C. Here electrolyte solution is filled and electrolyte have the free ions, they can move from one electrode to another electrode. ये आपके सेल के स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिए, इस तरीके का है। यहाँ आपके आयंस हैं, एक पॉजिटिव आयंस है, कुछ नेगेटिव आयंस हैं। इस तरीके से मैंने कुछ आयंस बना दिए, ऐसे कुछ पॉजिटिव आयन है, कुछ नेगेटिव आयन है।
जब आप एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, इसके सर्किट को जब आप क्लोज करना चाहते हैं, ये आप सर्किट क्लोज कर रहे हैं, तो क्या होगा? जैसे ही सर्किट को आपने किसी एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट किया, तो आपके पोटेंशियल डिफरेंस है ए और सी के बीच में। ए इन एनोड एट हाई पोटेंशियल एंड कैथोड एट लो पोटेंशियल। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आउटर साइड में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, यहां आपके इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन मोमेंट। और सर्किट क्लोज होते ही ये जो आयंस है आपके, ये आयंस है, ये आयंस है, ये भी क्या करेंगे? ये भी मोमेंट करेंगे, और इस तरीके से मोमेंट करेंगे कि नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव प्लेट की ओर मोमेंट करेंगे, पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव की ओर मोमेंट करेंगे। तो ये पॉजिटिव वाले हैं, ये तो इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे, और नेगेटिव वाले इसके अपोजिट चलना शुरू कर देंगे। जब ये मोमेंट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट करते हैं, तो ये आपस में भी टकराते हैं और आपके सॉल्यूशन से भी टकराते हैं। उस समय जब ये कोलिजन करेंगे, उस समय इनके बीच में जो रुकावट आई है, ऑब्स्टेकल आई है, उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस शब्द कहेंगे। तो ध्यान रखना कि ये बिटवीन इलेक्ट्रोड होता है। ये दोनों आपकी क्या है? ये और ये दोनों क्या है? आपकी इलेक्ट्रोड है। और ये जो सॉल्यूशन है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। और अब हमने इसकी एक एक की डेफिनेशन पढ़नी है। पहले हम टॉपिक लेके चलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसी पे बेस अगला टॉपिक चलेगा हमारा। एक इक्वेशन बनाएंगे हम यहाँ, इक्वेशन बनने के बाद हम सेल के कॉम्बिनेशन को आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए बारीकी से समझना कि इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है क्या, एक्चुअल में ये है क्या चीज। ये क्या है? इट इज द इट इज द ऑब्स्टेकल offered, it is the obstacle offered by electrolyte, it is the obstacle offered by electrolyte when ion move in between electrode in a cell, जब ये आयन इस इलेक्ट्रोड के बीच में मोमेंट करते हैं, वो मैंने बता दिया इसका कि क्लोज सर्किट होगा। बाहर जो क्लोज सर्किट में मोमेंट होता है वायर के अंदर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, मेटेलिक है। इसके अंदर क्या है कि ये आयन क्लोज सर्किट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर ये आयन मोमेंट नहीं करें एक रोड से दूसरी रोड की तरफ, और जब तक ये नेगेटिव यहाँ और पॉजिटिव यहाँ नहीं पहुंचेगा, तो आपका सर्किट क्लोज नहीं होगा। और जब ये मोमेंट करते हैं अपोजिट में, किसके बीच में? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में मोमेंट करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक ऑब्स्टेकल ऑफर्ड करता है, और इस ऑब्स्टेकल को ही, इस रुकावट को भी हम क्या बोलते हैं? इन दी व्हेन आयन मूव कह सकते हो, और इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोल सकते हो, या मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल आर। ध्यान रखना किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको? स्मॉल और से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज आएगी कि अगर आपका सेल नया है, प्राइमरी सेल हो या सेकेंडरी सेल है, बिल्कुल नया सेल लेके आओगे, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उसको यूज करते जाएंगे, धीरे धीरे उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या होगा? इंक्रीमेंट होता चला जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ हमने जो देखना है यूनिट, कुछ इसके बारे में छोटी छोटी बातें पढ़ लेते हैं। पहला मैं देखता हूँ यूनिट क्या होती है इंटरनल रेजिस्टेंस की। यूनिट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस चाहे इंटरनल है चाहे एक्सटर्नल है, रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हमने यूनिट दिया था ओम, ओम से, और ये इसका सिंबल। फिर इसके बाद चलती है डिपेंडेंसी कि ये आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है डिपेंड किस पे करता है। फैक्टर, फैक्टर अफेक्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंडेंसी भी बोल सकते हो, डिपेंडेंसी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो किस किस पे डिपेंड करेगा ये, हम वो फैक्टर देख लेते हैं। फैक्टर इफेक्ट, फर्स्ट फैक्टर देखते हैं, फिर सेकंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, फोर्थ देखते हैं, जितने भी फैक्टर होंगे हम सबके बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट फैक्टर कौन सा होगा, फर्स्ट फैक्टर है ये कि जो आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है उसका नेचर कैसा है। सेकंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। जो आपने ये एनोड और कैथोड जो आपने दो लगाई है रोड, इनके नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि ये इनका नेचर कैसा है, किस मटेरियल की हमने ये रोड बनाई है। एक इन दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा, एक नेचर ऑफ मटेरियल। इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ दोनों ही आ जाएंगी, एनोड एंड कैथोड। तीसरी बात डिपेंड करेगा डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, क्योंकि इस एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड के बीच में अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इसको ट्रेवलिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा। जब इसका ट्रेवलिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट में कोलिजन करेगा और एनर्जी का लॉस करेगा, ज्यादा रुकावट आती रहेंगी। हम हमें वैसे जब होम्स लॉ को पढ़ा था हमने, उस वीडियो में भी मैंने बात की थी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। जैसे इन दोनों के बीच में आप गैप बढ़ा दोगे तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उसका पाथ इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही आपका पाथ इंक्रीज होगा तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, इसलिए नंबर ऑफ कोलिजन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और जब नंबर ऑफ कोलिजन की संभावनाएं बढ़ेंगी तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी लॉस की संभावनाएं ज्यादा बढ़ेंगी। एक चीज पे और डिपेंड करता है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमरेस्ड, immersed in inside the electrolyte solution, electrolyte solution। इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो ये रोड है आपकी, ये कितनी उस सॉल्यूशन के अंदर डीप की गई है। अगर इनको ज्यादा डीप किया जाए तो सॉल्यूशन आपका इंटरनल रेजिस्टेंस वो कम हो जाता है, अगर इनको कम डीप करेंगे तो ज्यादा हो जाता है। तो ये भी बात ध्यान रखना, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमरेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूं कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब ही रुकावट है, एक ऑब्स्टेकल है, और ये किसने ऑफर्ड की है, ये इलेक्ट्रोलाइट ने की है। जब सेल के अंदर की बात है, ये आपका सेल है, इसके अंदर वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रोलाइट भरा है, ये आयन का जो मोमेंट होगा बिटवीन द रोड, तो उस मोमेंट में जो ऑब्स्टेकल ऑफर्ड करेगा कौन, इलेक्ट्रोलाइट। कब, जब ये आयन मोमेंट करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, उसको हम क्या कह देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कह देंगे। उस रुकावट को, ऑब्स्टेकल को, उस रिस्ट्रिक्शन को हम क्या कह देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इसकी यूनिट है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, क्योंकि रेजिस्टेंस कोई भी हो उसकी यूनिट ओम होती है। ये किसके कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, एक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हमने सॉल्यूशन यूज किया उसकी नेचर पे, क्योंकि
जब आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो बहुत तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक इंटरेक्शन के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मॉडरेट होते हैं। तो उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, जिससे वो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो कितने आयन को जनरेट करेगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बाउंडेड है तो वो कम करेगा, वीक बाउंडिंग होगी सॉल्यूशन के बीच में तो ज्यादा आयन उसके निकल जाएंगे। तो इस नेचर पे डिपेंड करेगा। सेकंड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, आपने ये इलेक्ट्रोड है ये बनाई किसकी है, उस मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करेगा। और डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, सॉरी यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, ये इलेक्ट्रोड है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो आपकी दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच का गैप कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरी चीज है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इमरेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में कितनी आपने जो आपकी इलेक्ट्रोड है उनको इमरेस्ट किया हुआ है, ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितना एरिया इसके अंदर। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हो जाता हूं। देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं अब इसका नेक्स्ट बात करता हूं। अब हम बात करेंगे, सेकंड पार्ट लेंगे इसका, और सेकंड पार्ट का मैंने नाम दिया है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड पार्ट की बात करूंगा मैं, टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, समझना है आपको टर्मिनल पोटेंशियल एक्चुअल में क्या है। ये क्या होती है, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये दो इलेक्ट्रोड हैं आपके। अब ये सेल आप लेके आए, सेल को मैं ऐसे बना देता हूं, इसके सिंबल से रिप्रेजेंट करता हूं मैं, और इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ये है। अब दो कंडीशन है कि यहाँ एक की लगी हुई है आपकी, और इसको एक हमने एक्सटर्नल सोर्स रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, लोड रेजिस्टेंस से हमने कनेक्ट कर दिया। इस तरह का सर्किट है। तो अब हमें दो कंडीशन है यहाँ, एक तो के, फर्स्ट कंडीशन है कि के यानी की क्लोज हो, और सेकंड कंडीशन हो सकती है कि की ओपन हो। दो केस है। और ये जो आपकी बैटरी ली है हमने, जो ये सेल है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, एक नेगेटिव पोटेंशियल यानी हाई पोटेंशियल पे, एक लो पोटेंशियल पे। दोनों इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस जब की ओपन हो और की क्लोज हो। अब सपोज कीजिए की ओपन है, यानी ये सर्किट यहां से टूट गया। ऐसे मैं इसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं कि ये सर्किट यहां से टूटा हुआ है, की क्लोज होने का ये मतलब है। इस समय अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो आपने, जब सर्किट ओपन है यानी सर्किट जुड़ा हुआ नहीं है, नो करंट विथड्रॉ फ्रॉम द सेल, देन कंडीशन इज की ओपन की कंडीशन है। इस समय जो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। अब इस केस में आप देखेंगे आयन का मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगा करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो इस केस में जो मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ईएमएफ। अगर इसको आपने क्लोज कर दिया, ये सर्किट आपका क्लोज है। जैसे ही क्लोज सर्किट होगा यानी की को हमने क्लोज कर दिया, जब की क्लोज होगी तो करंट फ्लो हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो गया, जिसकी वजह से ये आयन मोमेंट करेंगे। आयन मोमेंट करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम इनटू प्ले, और इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे ही आएगा तो पोटेंशियल का लॉस होगा, एनर्जी का लॉस होगा। तो इस समय जो मैक्सिमम मैक्सिमम पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी टर्मिनल, टर्मिनल पोटेंशियल। टर्मिनल पोटेंशियल को V से लिखते हैं और ईएमएफ को E से लिख देते हैं। स्मॉल ई भी लिख सकते हो, कैपिटल ई भी लिख सकते हो।
अब दोनों के केस में देखिए, यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0, और यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है। दोनों बात कंपेयर करके समझ लेना, दोनों को मैं समझा रहा हूं इस चीज को। ऊपर वाले केस में हमने देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है, क्योंकि आयन मोमेंट करते हैं। जब ये मोमेंट करते हैं आयन, तो इसका मतलब है कि आपस में एनर्जी का लॉस करेंगे, और एनर्जी पोटेंशियल से बनी है, तो इसका मतलब पोटेंशियल का लॉस है। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, यानी आयन का मोमेंट नहीं है, और जब तक आयन का मोमेंट नहीं आपस में वो कोलाइड नहीं करते, कोलिजन नहीं करते, तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो इस केस में पोटेंशियल का कोई लॉस नहीं है, और यहाँ पोटेंशियल का लॉस है। तो ईएमएफ हमेशा बड़ा है वी से। क्यों? क्योंकि जब भी ये कंडीशन आएगी, तो कुछ पोटेंशियल आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से चली जाएगी। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा कि कैसे इनमें हमने डिफरेंस बताना है। अब मैं इसको पॉइंटों में लिखने की कोशिश करता हूं, समझना इस चीज को। मेरी कोशिश ये है कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ें, वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि उस पर डिपेंड आगे के जितने टॉपिक हैं वो हम आसानी से कर पाए। और आप भी ये कोशिश रखना, अपने जो माइंड सेट ऐसे रखना कि आपको उसके कंसेप्ट की जानकारी मिले, ताकि न्यूमेरिकल में भी बेनिफिट मिले इसका। तो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं। एक्चुअल में ये क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस ही था। इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बिटवीन electrode of cell when key is closed, or electric current withdraw from cell. It is the maximum potential between electrode of cell when key is closed. Important things है, की हमारी क्या है, closed। या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट विथड्रॉ फ्रॉम द सेल। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह देंगे, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय it is represented by v। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, v से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v, ये इसका सिंबल यूज कर लेंगे हम। यूनिट क्या हो जाएगी, मेजरमेंट किस में करेंगे, यूनिट इज इक्वल टू, है तो ये वोल्टेज ही, और तो कुछ है नहीं, वोल्टेज है तो वोल्ट में, वोल्ट। यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। सेकंड जो हमारा है ईएमएफ। थर्ड जो हमारी है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, जिसको हम कहेंगे ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको देख लेते हैं क्या है। सेम यही कंडीशन है, मैक्सिमम पोटेंशियल है ये भी, लेकिन यहाँ पर की क्लोज नहीं है। तो डेफिनेशन सेम हो जाएगी, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, between electrode of cell when key closed, की अब यहां हमने की को क्लोज नहीं करना, व्हेन की
is not closed mean open, ब्रैकेट में की ओपन, और इलेक्ट्रिक करंट not withdraw from cell। इस केस में हमने सेल से करंट नहीं लेना, क्योंकि क्लोज सर्किट नहीं है। जब सर्किट हमारा क्लोज ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इससे हम किसी प्रकार का कोई भी करंट नहीं ले रहे और हमारा सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन। रिप्रेजेंटेशन देख लिए, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर ई। किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई और कैपिटल ई, जो भी आपको अच्छा लगे उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी। अब फोर्स, आप इसकी इस बात पे मत जाना कि ईएमएफ को फोर्स बोलते हैं। कई बच्चे गलती कर देते हैं, नीट वगैरह के एग्जाम में पहले एक क्वेश्चन पूछते थे, कई बार तो जो सेकंड ग्रेड साइंस का है या फर्स्ट ग्रेड का है उनमें भी ये क्वेश्चन आ जाता है। एनडीए वगैरह में जहाँ फिजिक्स आती है तो वहां भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट क्या होती है, या 3-4 यूनिट दे देते हैं, 3-4 वैल्यू दे देते हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ, इनमें डिफरेंट कौन है। तो यहाँ फोर्स शब्द भले ही लिखा हुआ हो, एक्चुअल में ये फोर्स नहीं है। ये क्या है आपका, यहाँ से चेक कर लो, मैक्सिमम पोटेंशियल, और पोटेंशियल को किस में मेजरमेंट करते हैं, वोल्ट में, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी टर्मिनल पोटेंशियल और ये आपकी इलेक्ट्रोमोटिव, 3 मैंने टॉपिक लिखे, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इन तीनों क्वांटिटी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ने की कोशिश की। इनमें रिलेशन क्या है हम उसकी बात करेंगे। मैं यही लिखवा देता हूं रिलेशन इनमें, कि इन फिजिकल क्वांटिटी में आपस में कोरिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है। यहां मैं नया टॉपिक लिखता हूं आपका, रिलेशन बिटवीन दीज, रिलेशन बिटवीन V, R, E, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है ये हम देखने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्किट बनाएंगे। एक सर्किट बना देता हूं मैं, यहां तक मैं इसको लाइन लगा देता हूं। तो देखिए एक सर्किट बनाता हूं मैं, ये मैंने एक सर्किट बनाया जिसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आपका कैपिटल R, यहां पर हमने एक सेल लगाया हुआ है, तो यहाँ की लगाई है और इसको ऐसे जोड़ दिया। बिल्कुल सिंपल सर्किट हमने यूज किया है। और जो ये जो सेल लिया है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और करंट ऐसे फ्लो करता है इसमें I। ये बैटरी है, बी बैटरी है, या सेल लिख लो, सेल है, जिसका ईएमएफ है ई, सेल लिख दो। यहाँ पे थ्योरी लिख देता हूं मैं थोड़ी सी इसकी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इन सर्किट डायग्राम, ये सी के टी का मतलब यहाँ सर्किट है और डीआईजी का मतलब डायग्राम है। इन सर्किट डायग्राम, ए सेल ऑफ EMF E connected, a cell of EMF E and internal resistance small r is connected to external resistance wire with key
हमने एक की यूज की है और उससे इसको जोड़ दिया, तो क्या होगा, यहां लिखना की कोशिश कर रहा हूं मैं, उसके बाद का पार्ट है, यहाँ के बाद का पार्ट है, और उस पार्ट में हमने क्या लिखना है, व्हेन की क्लोज्ड, की क्लोज्ड, इस की को प्रेस किया हमने, प्रेस्ड भी शब्द यूज कर सकते हो, क्लोज्ड भी यूज कर सकते हो, की क्लोज्ड, देन करंट आई passing through the circuit, then current is equal to, करंट का फॉर्मूला आपको याद होगा, आई बराबर है, इसकी वोल्टेज कितनी थी, इसकी वोल्टेज ई लेके चला हूं, यहां आ जाएगा ई पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, और जो आप आई इज इक्वल टू देखेंगे, टोटल पोटेंशियल सेल की कितनी है, ई, ये हमने ई लिखा, और टोटल रेजिस्टेंस आर इसका है और कैपिटल आर इसका, और दोनों सीरीज में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में आर प्लस स्मॉल आर होता है। दो रेजिस्टेंस क्यों लिए हमने, क्योंकि ये सेल इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में, देख लो ये सीरीज सर्किट है, एक ही वे है इसके नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाने का, और इसी फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं, अगर इस फॉर्मूले से देखोगे तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ये इक्वेशन बन जाएगी। ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, इसकी वोल्टेज जो होती है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो, यहां लिखता हूं मैं इसको, फ्रॉम ओम्स लॉ, कैपिटल V इज इक्वल टू आई आर, V क्या होता है, I इंटू आर, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, V क्या है यहाँ पे, ये V है आपकी टर्मिनल, यहाँ V लिख देता हूं मैं, V टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस कैपिटल आर, अक्रॉस कैपिटल आर, जो ये हमारा रेजिस्टेंस है इसके दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज है वो है आपकी V, कितनी वोल्टेज है V, और V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। इस वैल्यू को जब इसमें रखा जाएगा तो EMF इज इक्वल टू V प्लस आई इंटू आर, ये रिलेशन हो जाएगा हमारा फाइनली, दिस इज द रिलेशन, दिस इज रिलेशन बिटवीन E, V एंड R, ये आपका आर्टिकल हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस इक्वेशन का हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, ध्यान रखना ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन का बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे, बेसिक इक्वेशन मान के चलना है इस सेल के लिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड और बताऊंगा आप लोगों को, पॉइंट में लिखवा दूंगा, आप उसको देख लेना। ये हमने किसी सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर और उसकी फिजिक्स को पढ़ने की कोशिश की है, और हमने एक बेसिक इक्वेशन जो मिली है, आप देख पाएंगे वो बेसिक इक्वेशन आई है हमारी, मैं इसी टॉपिक को लेके चल रहा हूँ इसलिए टॉपिक को मैं बंद नहीं कर रहा। हमने जो फॉर्मूला ऑब्टेन किया है वो है EMF, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ये हमारी फाइनल इक्वेशन हमने ऑब्टेन की है किसी भी सेल के लिए। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ, इससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आउटसाइड
the cell from outside the cell from positive terminal to नेगेटिव टर्मिनल। अगर इस सेल के लिए बाहर की डायरेक्शन में आप करंट देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, आपकी आई की डायरेक्शन ये हो जाएगी इस सेल के लिए, ऐसे देख सकते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव की ओर। बट इनसाइड द सेल डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है, अगर आपका आउटसाइड है करंट की डायरेक्शन और एक इनसाइड में है सेल के, दोनों को ध्यान रखना अपोजिट होती है। आउटसाइड में तो पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी एनोड से कैथोड की ओर होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जबकि इनसाइड में देखोगे लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ईएमएफ किस पे अफेक्ट होता है। ईएमएफ ऑफ सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस किस पे डिपेंड नहीं करेगा ईएमएफ ऑफ सेल। नंबर एक, फर्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है, सेकंड किस पे और थर्ड किस पे डिपेंड नहीं करता। ये हम तीन वैल्यू देखेंगे किस किस पे। नंबर एक, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। आपके इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, जो आपके इलेक्ट्रोड हैं दो, हमने एक एनोड और एक कैथोड यूज की है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर दें या ज्यादा कर दें तो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। नंबर दूसरी बात है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यानी आप कम इलेक्ट्रोलाइट डाला है या ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाला है, इस बात पे भी डिपेंड नहीं करेगा। यानी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्वालिटी की बात नहीं की हमने, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात की है हमने, ये ध्यान रखना। और तीसरी बात है जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किए उनके साइज के ऊपर, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिन तीनों के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, इन पे डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रख लेना। पहला है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, सेकंड है साइज और थर्ड है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये तीनों ही हमारे जो सेल का ईएमएफ है उसको अफेक्ट नहीं करते, ये बात ध्यान रखनी है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड बता देता हूं, when current withdraw from cell, then जब हम करंट विथड्रॉ करते हैं सेल से उस समय क्या होगा, आपका करंट विथड्रॉ फ्रॉम सेल ईएमएफ ग्रेटर देन टर्मिनल वोल्टेज। इस केस में ईएमएफ हमेशा बड़ा होगा, लेकिन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, जब आप चार्जिंग करते हो, चार्जिंग ऑफ सेल, ये उल्टा हो जाएगा, ईएमएफ छोटा हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज।
ये बात भी ध्यान रखनी है कि जब आप चार्जिंग कर रहे हैं तो उस समय आपका ईएमएफ कम हो जाता है, जो आपकी टर्मिनल वोल्टेज है उससे, अदरवाइज ये ज्यादा रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी उस समय ऊपर वाले केस में इक्वेशन आपके यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस रहेगा, और नीचे वाले केस में यहाँ माइनस हो जाता है। तो ये इक्वेशन की नेचर अगर आप देखना चाहें तो इक्वेशन कैसी होगी, यहाँ हो जाएगी V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। और इस केस में अगर आपको इक्वेशन देखनी हो, इस केस में इक्वेशन देखनी हो तो V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ किस तरीके से अफेक्टेड होते हैं। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सबको बेनिफिट मिले इस चीज का। और मैं इसी कड़ी में आगे से आगे आपको नए वीडियो डालता रहूंगा, नए वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे ताकि आप घर बैठे किसी भी अवस्था में कहीं भी हैं, आप फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। उसके बेसिक कंसेप्ट को समझकर आप इसका लाभ अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं में ले सकते हैं, आप कंपटीशन एग्जाम में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार।